हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम रिवीजन सीरीज फॉर जीके के लिए इंडियन पॉलिटी का तीसरा लेक्चर आपके लिए लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम प्रियम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसके साथ में सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने जो भारत का संविधान, इतना बड़ा संविधान है जो कि हाथी की शेप का है, वो इतना बड़ा संविधान कहाँ कहाँ से लिया है, कहाँ कौन कौन से देशों की अपने हेल्प के, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेकर वो बनाए थे, वो सारी की सारी क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आपके एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी के, उन सभी को अपन वन बाय वन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कैलकुलेशन बैच FYQ सीरीज जो मैथमेटिक्स के लिए स्टार्ट हुआ था, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सारी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। और अलजेब्रा का सबसे पहले अपन ने 10 टॉपिक का 50-50 क्वेश्चन की क्लासेस के लिए आपको बोला था, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो डिफेंस प्रेप के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसके साथ में इंग्लिश के लिए भी FIQ सीरीज स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर अपन वोकैबुलरी बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं, और आगे भी चलती रहेगी वो क्लासेस। जहाँ 1500 से 2000 तक के वर्ड है, जो याद करने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे कि आपने पिछले क्लासेज में देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चीजें चल रही हैं। और साथ में इंडियन पॉलिटी भी अपन ने स्टार्ट कर दी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इन क्लासेस की PDF आपको आराम से प्रोवाइड आपको मिल सके, और आप आराम से उन्हें प्रैक्टिस कर सके, बार बार रिवाइज कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले बात, प्रियम्बल। प्रियम्बल की सबसे पहले बात करें तो प्रस्तावना क्या है, कहाँ का नाम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पेपर में आ जाए कि प्रस्तावना किस वर्ड से स्टार्ट होती है, किन ग्रुप ऑफ वर्ड से स्टार्ट होती है, तो हम क्या बोलेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये इंस्पायर्ड किससे है? प्रियम्बल इंस्पायर्ड है USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने इंस्पायर होकर प्रियम्बल को एड ऑन किया था। क्लियर है? चलिए आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं अपन, नेहरू। तो JL नेहरू के बारे में भी पता था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने लिया था, पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 के अंदर पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या चुना गया था? प्रेसिडेंट। उसके बाद में चुनाव हुए उसी प्रेसिडेंट असेंबली में, और 11 दिसंबर 1946 के अंदर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया था, और उसके 2 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सिटिंग आपको दिख रही है 9 दिसंबर 1946 है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये फोर्स इनटू इफेक्ट में कब आया था, तो 26 जनवरी, जैसे कि 26 नवंबर 1949 के अंदर अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, जिसे अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, भारतीय संविधान दिवस भी बोलते हैं। और ये इफेक्ट में कब आया था? जब 26 जनवरी 1950 के अंदर 284 लोगों ने मिलकर इसे साइन किया था। ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो था 22 जनवरी 1947। ये आपको मैंने बताया था, 22 जनवरी 1947। तू तेरा देख भाई, इससे आपको याद करवाया था। चलिए अगला पढ़ते हैं कि प्रियम्बल वाज देन मेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनने के बाद में प्रियम्बल को बनाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जस्टिस की। तो जस्टिस जो है उसका मतलब हो गया न्याय। घर की डांट से न्याय सिक्योर करना चाहते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो न्याय की बात करना है। जस्टिस का मतलब हो गया न्याय मिलना। लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? आजादी। किसी से अपन डर के नहीं रहेंगे, हम आजाद हैं, आजाद भारत के नागरिक हैं। ये बात हम बोलते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी प्रोवाइड करता है। इक्वालिटी, समानता, दोस्तों और समाज में समानता देखने को मिलेगी। कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उम्र के हिसाब से नहीं। अगर किसी को मान लो कोई दुकान पे गया है कोई व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति भी दुकान पे गया है, तो दुकानदार दोनों को समान देगा। इक्वालिटी दोनों में दिखानी पड़ेगी। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, कहा कोई भी आपके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है फर्टेनिटी। फर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया? भाईचारा, ब्रदरहुड जिसे बोलते हैं, फ्रेंड्स बनाने वाला। तो ब्रदरहुड जो होता है, भाईचारा जो होता है, वो फ्रेटर्निटी को शो करता है। शो, इसका मतलब फ्रेटर्निटी होता है। इक्वालिटी, दोस्तों और समाज के बीच में समानता। लिबर्टी मतलब आजादी। और जस्टिस का मतलब हो गया न्याय। आगे तरफ बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, स्टेटमेंट जो पास किए गए थे। ID कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एन ने पालखी वाला ने बोला था।
तो ये याद रखना है कि प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, तो एन के पालखीवाला ने बोला था। हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, तो वो के एम मुंशी ने बोला था। जैसे क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये तो कुंडली है, हॉरोस्कोप का मतलब कुंडली। जैसे आपने देखा होगा कि आप ब्राह्मण जो व्यक्ति जो होते हैं, ब्राह्मण समाज के जो लोग होते हैं, पंडित जी जो होते हैं, उनको आप अपनी कुंडली दिखाते हो तो हॉरोस्कोप बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कुंडली किसने बोला था, ये बोला था के एम मुंशी ने। और की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, वो बोला था अर्नस्ट बार्कर ने। किसने बोला था, अर्नस्ट बार्कर ने। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि आईडी कार्ड एनके पालखीवाला ने बोला था, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एम मुंशी ने बोला था, और की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने बोला था, अर्नस्ट बार्कर ने बोला था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि कहाँ से लिया था, तो यूएसए से लिया था। कंसेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से बोरो किया गया था, यूएसए से। और जो आपने लैंग्वेज लिखी है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, किसने लिखा था, प्रेम बिहारी रायजादा ने। और हिंदी में किसने लिखा था, वसंत कुमार विद्या ने। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो लैंग्वेज तो ऑस्ट्रेलिया की रहेगी, और कॉन्सेप्ट जो लिया था वो यूएसए से रहेगा। क्लियर है। प्रियम्बल का अपन ने कॉन्सेप्ट ही यूएसए से लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। और जो ऑस्ट्रेलिया से लिया वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ली, किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, इंग्लिश में तो लिखा जाएगा, लेकिन उसके क्या क्या रहेंगे फीचर, वो सब कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगली बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया कौन कौन सी चीजें, जैसे कि सोर्स अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, भारत के संविधान का स्रोत क्या है, भारत के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया है। डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम, ये यहाँ से अथॉरिटी लेते हैं। पीपल ऑफ इंडिया क्या है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद आता है नेचर। नेचर कैसा है, नेचर का मतलब क्या होगा, इसका स्वभाव कैसा है, सोवर्ण है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। इसको आपको लाइन के अंदर याद करना है। पेपर के अंदर कई बार क्रम पूछ लेता है कि किस ऑर्डर में सेट करना है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। सोवर्ण, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। सॉरी, आपको ऐसे याद रखना है। इसको याद करने का एक तरीका थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो याद ही करना पड़ेगा, इजी सी बात है। थोड़ा सा आपको बार बार इसको दो चार बार रटोगे, रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। सोवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आप जान गए होंगे कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, यानी तो डेमोक्रेटिक दो टाइप का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट, होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग। डायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब लॉ बन रहा होता है ना, लॉ बन रहा होता है तो डायरेक्ट जाते हैं वहां पे लॉ बनाने के लिए लोग। लेकिन इंडिया में तो ऐसे नहीं होता। इंडिया वाले लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, जैसे एमपी एमएलए भेजते हैं, वो बाद में कानून बनाते हैं। तो अपने पास में इंडिया के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक है तो हम डेमोक्रेटिक लेकिन इनडायरेक्ट है। तो लॉ मेकिंग होता है, जब कानून बनता है तो हम नहीं जाते, हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि है, हर 5 साल बाद जो अपन चुनते हैं, वो उनको बनाते हैं। क्या होता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, यानी अपनी जो कंट्री का हेड है, हेड ऑफ द कंट्री कौन है, प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो अपने इंडिया का पहला नागरिक, बोलते हैं ना कि भारत का पहला नागरिक कौन है, फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया कौन है, अपनी इंडिया का कंट्री का, तो वो क्या होता है, प्रेसिडेंट है अपना। तो अभी द्रौपदी मुर्मू चल रही है। क्लियर है। तो याद रखना है कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, सोशलिस्टिक है, सेक्युलरिज्म है, सॉरी सोवर्न है, सोशलिस्टिक है, सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। अगला बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, अपने क्या क्या अपने उद्देश्य हैं। तो उसके अंदर जस्टिस आता है, न्याय, लिबर्टी आपको पढ़ा दिया, आजादी, इक्वालिटी, समानता और फ्रेटर्निटी। तो आपको पेपर पूछ ले कि कौन कौन से नेचर है, तो नेचर तो कौन कौन से हो जाएंगे, सोवर्न, सोशलिस्टिक, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। चार तो नेचर हो गए इसके, चार या पांच, पांच नेचर हो गए, और चार क्या हो गए आपके, ऑब्जेक्टिव हो गए। चार क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। अब बात करते हैं अपन कि डेट ऑफ अडोप्शन कौन सा था। तो ये 26 नवंबर 1949 के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया था। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कितना था, 26 जनवरी 1950। प्रियम्बल के बारे में नहीं, ये अपन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप से लिया गया था। बाकी सेम कंडीशन आप प्रियम्बल में भी ले सकते हो, क्योंकि आप अगर बात करते हो 22 जनवरी 1947 की, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। प्रियम्बल को तो सॉरी, प्रियम्बल को तो 26 नवंबर 1949 के अंदर, जब जिस दिन संविधान कंप्लीट हो चुका था बन के, तभी अपन ने क्या किया, अडॉप्ट किया था। और इनफोर्स एक साथ ही होते हैं, कब होते हैं, 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस कितने टाइप का होता है, हमने बात की अभी। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है नेचर। तो ये जहां पे अपन ऑब्जेक्टिव की बात की थी, वहां पे आता है
जस्टिस। जस्टिस होता है तीन टाइप का। एक तो होता है सोशल जस्टिस। सोशल का मतलब क्या हो गया, नो डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। मतलब इन कास्ट को देखकर, क्रीड को देखकर, जेंडर को देख के और धर्म को देखकर किसी के साथ में भी ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब न्याय मिलना चाहिए। इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला आता है इकोनॉमिक, मतलब पैसे की बात आएगी। नो डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी कोई गरीब है कोई अमीर है तो इनको देखकर ऐसे आप जस्टिस यानी कानून के बारे में नहीं बता सकते। उसके बाद आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब इक्वल राइट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब सभी संविधान की जो पोजीशंस है उसमें सभी को इक्वल राइट मिलेंगे, वहां पर कोई भी गरीब अमीर नहीं देखा जाएगा। क्लियर है? तो तीन टाइप के जस्टिस देखने को मिलते हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। सोशल का मतलब हो गया रेस रिलीजन का, रेस रिलीजन कास्ट सेक्स जेंडर को देख के आप नहीं बोल सकते, तो सेक्स और जेंडर तो चलो एक ही हो गया, रिलीजन को देख के नहीं बोल सकते। इकोनॉमिक का आपको पता चल गया, इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिकल स्टेटस को देख के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल को आपको बता दिया कि इक्वल राइट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अगली बात करते हैं नेक्स्ट, वो अपने पास में आते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी होती है पांच टाइप की। कितने टाइप की? पांच टाइप की। इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक को याद रखना है तो लिखना है टैब। टैब देखते हो क्या, जब पढ़ने वाला टैब होता है, टैब के बाद में फा, FAW, फा। क्या याद रखोगे, टैब फा। टी का मतलब क्या आ जाएगा, थॉट आ जाएगा। ई का मतलब क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। बी का मतलब क्या आ जाएगा, बिलीफ आ जाएगा। उसके बाद एफ का मतलब क्या हो गया, फैथ हो गया। और ए का मतलब क्या हो गया, एंड हो गया। और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, वर्शिप हो गया। ये इस कर्म केंद्र होते हैं, यहाँ पे अलग कर्म केंद्र लिख रखे हैं। ये इनका ऑर्डर सही नहीं है, लेकिन अगर सही ऑर्डर आपको पहचाना पेपर में आ जाए तो ये लिखना है टैब फा, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप के साथ में। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप oneself। क्लियर है? उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो फर्टेनिटी क्या होता है, भाईचारा। एक टाइप का फर्टेनिटी मतलब कॉमन ब्रदरहुड। जैसे हमने बोला ना कि दोस्ती कायम रहनी चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, मतलब फर्टेनिटी की बात करते हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन इक्वालिटी। इक्वालिटी दो टाइप की होती है, हमने क्या क्या बात की थी, जस्टिस, उसके बाद में लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी। इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी दो टाइप की होती है, एक तो स्टेटस के अंदर, एक होती है अपॉर्चुनिटी के अंदर। यानी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसको अलग प्रिविलेज मिलेगा। देखो जो होता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमने बात की कि हमारे पास OBC के पास कोटा होता है, SC ST के पास कोटा होता है, वो अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन का अलग मामला है कि यहाँ पर किसी को स्पेशल प्रिविलेज मतलब स्पेशल वो आपको नहीं मिलेगी, प्रिविलेज नहीं मिलेगी। प्रिविलेज का मतलब अब हिंदी का अगर बात करें तो स्पेशल आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं कि आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये अब्सेंस होती है। MP MLA प्रेसिडेंट और गवर्नर के एक्सेप्शन होते हैं, मतलब इनको थोड़ी सी छूट मिल जाती है इक्वलिटी के अंदर। वो क्या होगी वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमने ये चीज पढ़ी कि जस्टिस जो होता है, सॉरी, वो तीन टाइप का होता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। उसके बाद जस्टिस के बाद में आता है लिबर्टी। तो लिबर्टी पांच टाइप की होती है, वो टैबफा टाइप की देखने को मिली है। उसका इक्वालिटी दो टाइप की होती है, एक तो सोशल इक्वालिटी, एक होती है अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी। इक्वालिटी में सॉरी स्टेटस की होती है और एक अपॉर्चुनिटी की होती है। उसके बाद अगला आता है सोवर्ण। सोवर्ण का मतलब क्या होता है, नो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नो कंट्री कैन रूल अस ओवर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले हमारे ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स का राज था, कि जैसे 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, उसके बाद हमने रिपब्लिकन स्टेट में बन गए, यानी अपना जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द कंट्री है, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। हमने पहले स्टेट और कंट्री के बारे में बात कर चुके हैं कि जब आप वर्ल्ड वाइड कोई चीज को देखते हो तो इंडिया भी एक स्टेट के रूप में आता है। तो जो अपना स्टेट ऑफ द हेड है वो क्या होता है, वो इलेक्टेड होता है। तो सोवर्ण का मतलब क्या हो गया कि नो अथॉरिटी ओवर इंडिया, इंडिया के ऊपर किसी दूसरे देश का दबाव नहीं है कि आप बोलोगे वो करोगे। अब उन्होंने बोल दिया और आपने कर दिया, अब हम आजाद हैं, अपना देश आजाद है, डिसीजन मेकिंग हमारी खुद की रहती है। क्लियर है? चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो कैपिटलिस्ट होती है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, अपन ये पहले पढ़ चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन है सारी, जैसे USA का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा दबदबा है। उसके बाद एक आता है जिसके अंदर सोशलिस्ट होता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म देखने को मिलता है, जैसे कि चाइना और रशिया के अंदर है। तो सर इंडिया के अंदर सोशलिस्ट नहीं है, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है।
यानी कुछ प्राइवेट रहेगा, कुछ गवर्नमेंट रहेगा। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपको अगर देखने को मिले तो वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? इंडिया के अंदर। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया के अंदर है। और कम्युनिस्ट वाला अगर देखने की बात करें, कम्युनिस्ट की भी अपन बात कर चुके हैं पहले वाले क्लासेस के अंदर, तो वो सारा किसके अंदर देखने को मिलेगा? सोशलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली बात करें तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कोई भी देश का, इंडिया का कोई सिंगल रिलीजन नहीं है। अब ये नहीं बोल सकते कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। इंडिया के अंदर सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके साथ में जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, क्रिश्चियन, सारे जितने भी धर्म आते हैं सारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑल रिलीजन शेयर इक्वल स्टेटस, सभी को इक्वल स्टेटस मिला हुआ है। नेगेटिव क्या होता है इसके अंदर? नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट, ये हमने बात की थी। कंट्री का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे यूएस से जब भी लड़ाई होती है तो कभी भी बीच में नहीं बोलेगा। पॉजिटिव क्या है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है जब भी धर्म के नाम के मामला होता है। ये तो आपको पता ही है, वोट बैंक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन देखना चाहें तो। बट अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, उसके बाद अगला आता है, वो आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आप इसको याद रख सकते हो, OBF। लड़कियां ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगी। OBF, OBF, ओ बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोल देना। तो OBF का मतलब ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बात किसने बोली थी? अब्राहम लिंकन ने बोली थी। अब्राहम लिंकन ने बोली थी कि जो डेमोक्रेटिक है इंडिया के अंदर, वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। मतलब लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों पर, लोगों द्वारा शासन। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, अब्राहम लिंकन ने ये बोला था। के बाद अगली बात करें तो जैसे कि अपन ने बात एक चीज और की थी कि डायरेक्ट डेमोक्रेटिक, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। सर ऐसा पॉसिबल है? सारे देश के लोग जाकर कानून बनाते हैं, बिल्कुल। जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, एज पॉपुलेशन लेस, लेस पॉपुलेशन इसीलिए तो है वहां पे। स्विट्जरलैंड वाले सारे लोग जाकर वोटिंग करते हैं ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जैसे कि अपने MP MLA के चुनाव होते हैं तब अपन डालते हैं ना वोटिंग, वैसे वहां पे जनता डालती है। और इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब पीपल डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग। जैसे कि इंडिया के अंदर वहां पर जो पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करते, उनके द्वारा जो भेजे हुए प्रतिनिधि हैं वो लॉ मेकिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो रिपब्लिक का मान हमने बता दिया था कि हेड ऑफ द कंट्री क्या होता है? इलेक्ट होता है। जैसे इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। इनडायरेक्टली का मतलब समझो, डायरेक्ट का मतलब तो हो गया आपने डायरेक्ट जाके चुनाव के अंदर भाग लिया और आपने वोट दे दिया। क्या हम द्रौपदी मुर्मू को खुद ने चुना था क्या? इंडिया के लोगों ने चुना था क्या? नहीं। इंडिया के लोगों ने जिनको चुना था, जिनको लोकसभा राज्यसभा में पहुंचाया था, उन लोगों ने बाद में प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लिया। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्शन हो गया। लेकिन यूएसए के अंदर आप ध्यान से देखो तो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हो गया, तो उसके इलेक्शन जब हुआ था तब डायरेक्टली लोग गए थे वहां पे वोट देने के लिए। तो वहां पर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यूके के अंदर, यूके तो रिपब्लिक ही नहीं है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने D2C बात की थी, सभी डेमोक्रेटिक है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन तो डेमोक्रेटिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज भी यूके के अंदर राजा रानी का राज चलता है, तो वहां पर कोई वोटिंग नहीं होती। ये हेरिडिटी है, मतलब ऊपर से आता आ रहा है कौन बनेगा राजा, कौन रानी बनेगा, क्योंकि उन्हीं परिवार से बनने वाला है। क्लियर है? आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या प्रियम्बल जो है, जस्ट जो प्रस्तावना है, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज कर ही सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आते रहते हैं, हर साल कुछ न कुछ चेंजेस होता जाता है। लेकिन क्या प्रियम्बल प्रस्तावना को भी चेंज कर सकते हैं? तो प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल है, नो जस्टिस प्रोवाइडेड। यानी अगर आप प्रियम्बल के दम पर कोर्ट के अंदर जाते हो तो प्रियम्बल क्या बोलता है कि भैया मैं तो आपको जस्टिस नहीं दिला सकता, मैं आपको आपकी सजा कम नहीं करा सकता, या फिर आप मेरा सबूत नहीं दिखा सकते कोर्ट के अंदर कि देखो प्रियम्बल में तो ये लिखा हुआ है। हम क्या बोलते हैं कि प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल, यानी जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता। तो क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो इसका मतलब तो इसका बात हो गया कि दोनों, बोथ क्वेश्चन इज यस। तो प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल भी है, ये हमने पहले बता दिया आपको, और प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिल्कुल है, अलग नहीं है। तो आपने बोला फिर जस्टिसेबल, जस्टिस क्यों नहीं दिलाता? अगर पार्ट है तो जस्टिस क्यों नहीं दिला, उसकी बात करते हैं। प्रियम्बल को सबसे पहले देख लेते हैं कि चेंज कब किया गया था। प्रियम्बल को ओनली वन टाइम अभी तक इंडिया के इतिहास के अंदर चेंज हुआ है,
वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूटिव अमेंडमेंट एक्ट 1976। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था, जिसे अपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। काफी सारी बदलाव हुए थे, इसलिए हमने इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया है। इट टर्म्स लाइक इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, जो हमने सबसे पहले बात किया था ना, सोवर्ण, सोशलिस्टिक, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो उसके अंदर जो सोशलिस्ट और सेक्युलर था वो था ही नहीं। वो था ही नहीं, सीधा क्या था, सोवर्ण था, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो ये जो आपका और सेक्युलरिज्म जो अपने पास देखते हैं वो बाद में देखने को मिला था। तो सोशलिस्टिक और सेक्युलरिज्म और एक आई, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इंडियन स्पेस सेंटर होता है ना, आईएसएस जैसे बात कर सकते हैं, तो ये ऐड हुआ था, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो, इसको अच्छे से याद करने का तरीका है सिस। क्या इसका तरीका, सिस। 42nd क्वेश्चन 1976 हुआ था, उसमें सिस ऐड हुआ था। एस का मतलब 2 और 3 नंबर वाले, सोशलिस्टिक और एक सेक्युलरिज्म। क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, और इंटीग्रिटी भी ऐड हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से केस हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये हमें पता चला है कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है। तो बेरोबरी यूनियन केस हुआ था 1960 के अंदर, ये आपको याद रखना है। बेरोबरी यूनियन केस हुआ था 1960 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग ये कोर्ट ने बोला था कि नो, अकॉर्डिंग टू अबव क्वेश्चन, यानी जो आंसर दिया था ना कि प्रियम्बल पार्ट है क्या, बेरोबरी यूनियन केस जब हुआ क्योंकि उसी से रिलेटेड था, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, प्रियम्बल पार्ट ही नहीं है, जो 1960 में बोल दिया गया। फिर केस स्वानंद भारतीय केस होता है 1973 के अंदर। अब कोर्ट ने अपना बयान बदल लिया, और वो बदल सकता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर कि अपना बयान के ऊपर वापस चेंज कर सकता है। यस, अकॉर्डिंग टू अबाउ क्वेश्चन, इसका आंसर है हाँ, केस आनंद भारतीय केस बोलता है बिल्कुल प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये याद रखना, इसको वैसे याद करने का, जैसे केस आनंद भारतीय केस है ना, इसको केबीसी केस से भी आप याद रख सकते हो, केबीसी शॉर्ट फॉर्म के अंदर केबीसी। फिर एक एलआईसी केस होता है 1990 1996 95 के अराउंड होता है, उसमें कंफर्म किया जाता है कि केस आनंद भारतीय केस में हमने जो बोला था ना कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, सही बात थी, तो ये कंफर्म किया जाता है उसी टाइम पे। तो आपको पूछा जाए कि प्रियम्बल के ये कौन कौन से केस हुए, तो आप आराम से पेपर में टिक कर सकते हो। पहला केस हुआ था बेरोबरी यूनियन केस, उसमें जो कोर्ट था उसने ये बोला था 1960 के अंदर कि पार्ट नहीं है। फिर केबीसी केस होता है 1973 के अंदर, उसमें बोला गया बिल्कुल है। फिर एलआईसी केस होता है, उसके अंदर भी यही बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रियम्बल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन रिवर्स द डिसीजन, ये हमने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होते हैं अपने फैसलों को बदल सकते हैं, लेकिन बदलते टाइम मोर बेंचेस ऑफ जजेस होना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या है कि मान लो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं हो सकता, उस टाइम पे मान लो जज जो बैठे थे, टोटल 10 जज बैठे थे, ठीक है, 10 जज ने बोल दिया मिलकर कि पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने को बदलना चाहते हो कि नहीं पार्ट तो है, तो आपको ज्यादा 10 से ज्यादा जजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा जज उस टाइम पे बैठे थे पैनल पे, वो थे 13 जजेस। ऐसे नहीं है कि एक जज के बात बन गई, ऐसे नहीं होता बेटा, वो एक जज तो ऊपर बैठता है, फिर नीचे भी बैठते हैं वो जजेस जो बैठते हैं, उनकी पूरा पैनल बैठता है। इन दिस केस 13 जजेज आर प्रेजेंट, हाईएस्ट इन लॉ, अभी तक के सबसे हाईएस्ट उसी केस पे बैठे हुए हैं 13 जजेज, जिसमें 7 ने तो बोला था यस, 7 ने बोला था बिल्कुल प्रियम्बल पार्ट है, और 6 ने बोला था नहीं। तो जो ज्यादा बोलेगा उसकी बात सुनी जाएगी, तो 7 जजों की बात सुनी गई, टोटल 13 जजेस थे। मतलब आप ये समझो कि ये हमेशा ओड नंबर के होते हैं जजेस, क्योंकि फिर फैसला करने में दिक्कत नहीं आती। अब 6 ने हाँ और 6 ने ना कर दी होती तो 12 से बात बनती नहीं ना। तो ओड नंबर ऑफ जजेस हमेशा होते हैं, ताकि फैसला एक साइड कंप्लीटली तरीके से आ जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेरबरी यूनियन केस 1960, फिर केबीसी केस 1973, और फिर एलआईसी केस 1995 और 96 के अराउंड था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये देखो नीचे वाले सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल जो है वो सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, नो रिप्रोबेशन और पावर टू गवर्नमेंट। तो मतलब ये समझो कि प्रियम्बल जो है वो गवर्नमेंट की जो भी पावर है उनको ना तो छीनता है और ना ही उनको पावर देता है, ठीक है ना। इसीलिए तो ये नॉन जस्टिसेबल हो गया, जस्टिस नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट को ना तो ये मना कर रहा कोई चीज के लिए, और ना ही किसी के लिए हाथ भर रहा। preamble is neither a source of power of the constitution, sorry government, and nor a provision। provision का मतलब हमने इंग्लिश के अंदर पढ़ा था, क्या होता है प्रोहिबिट करना, मना करना, कोई चीज पे एग्री नहीं होना। क्लियर है, ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अब आता है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कौन सी चीज कहाँ से उठाई है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन की गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था 1935 में, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था, ठीक है, जैसे एक पूरा कानून बन के आया था।
वहां से बहुत सारी चीजें ली है। कौन कौन सी? मोस्टली इन्फ्लुएंस जो हुआ है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो वहीं से हुआ है। लगभग 70 to 80% जो है वो हमने यहीं से लिया है पूरा का पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉपी पेस्ट हुआ है ना कि यहाँ से उठाया यहाँ पे डाला, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935 के अंदर। यहाँ का बहुत सारा मैटर 70 से 75 एज इट इज अपन ने डाल दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से? जैसे कि इमरजेंसी की जो प्रोविजन हो गए, इमरजेंसी जैसे लगती है ना देश के अंदर, और प्रेसिडेंटियल रूल जैसे लगता है, वो सारा का सारा अपन ने वहीं से कॉपी किया है। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो बने थे वो एक कानून के अंदर लिखे जाएंगे, वो वैसे का वैसा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया था। पीसीएस जो पब्लिक सेक्टर जो अपने पास में होते हैं उनकी बात कर दिया। ऑफिसर, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गए, गवर्नर की जो ऑफिस हो गई, हर स्टेट का गवर्नर होता है, और एक गवर्नर दो से ज्यादा स्टेट का भी रह सकता है। तो सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 हुआ था, सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के अंदर ये बात हुई थी। उसके बाद आता है फेडरल स्कीम। जो फेडरल स्कीम होती है ना, वो भी हमने कहाँ से देखी थी? इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेकन फ्रॉम द यूएसए। देखो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट, आज हम बोलते हैं ना कि इंडियन जुडिशरी पे भी भरोसा है, भारतीय न्याय पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो स्वतंत्र है, वो गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करती, गवर्नमेंट ने बोला वो नहीं करती। तो ये इंडिपेंडेंस कहाँ से लिया अपन ने? वो यूएसए से लिया। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेकन फ्रॉम विच कंट्री, देन यू आंसर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है? तो 1935 से अपने क्या क्या लिया, वो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इमरजेंसी के प्रोविजंस हो गए, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, गवर्नर के बारे में हो गया, पीसीएस हो गए, और उसके बाद में ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गए। ठीक है, और फेडरल स्कीम जो है वो है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब आते हैं वन बाय वन कंट्री वाइज चलते हैं। सबसे पहले यूके की बात करते हैं। जो ब्रिटिश है वहां से अपने क्या क्या लिया है? पहला लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भी पार्लियामेंट बनी हुई है ना अपने, लोकसभा और राज्यसभा, वो कहाँ से लिया है? वो यूनाइटेड किंगडम से लिया, यूके से लिया है। ऐसी बाइकरेलिज्म पार्लियामेंट है, नीचे नीचे देखो। बाइकरेलिज्म रूट वर्ड पढ़ा था इंग्लिश के अंदर, बाई का मतलब दो, यानी दो संसदीय प्रणाली जो होती है, द्विसंसदीय प्रणाली से हिंदी में बोलते हैं, वो भी हमने यूके से ली है। यानी लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, निम्न स्तर होगा उच्च स्तर होगा। जैसे स्टेट के अंदर भी क्या होता है, विधानसभा विधानमंडल होते हैं, वो सारा का सारा अपन ने यूके से दिया है। उसके बाद में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलेंगे। पार्लियामेंट के अंदर अगर आप चले जाते हो एज एमपी एमएलए, जब बन के आप निकलते हो, तो आपको वहां पर क्या मिलेंगी? आपको कुछ सहायताएं मिलेंगी, कुछ लाइफ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, उसे क्या बोलते हैं? प्रिविलेज बोलते हैं। तो वो भी यूके से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, अगर आप ध्यान से सुना होगा इसने कि अपने भारत की नागरिकता है, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो भारत बोल देता है भैया आ लो, हमारी कंट्री से तो निकल लिया बंदा, आप इसको सिंगल सिटीजनशिप के अंदर कंसिडर करोगे। यानी सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए? यूके से लिए। जैसे अमेरिका जो है ना, वो डबल ड्यूल सिटीजनशिप भी देता है, दो से ज्यादा देशों के लिए अगर आप वहां पे सिटीजनशिप रहते हो तो चलता है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं चलता। इंडिया बोलता है या तो इंडिया के रहो या फिर दूसरे देश के रहो, आपको दो देशों की नागरिकता नहीं मिलेगी, दो कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। रूल ऑफ लॉ जो की बात करते हैं तो वो भी अपन ने यूके से लिया है। और रिट्स जो लिया है, जो अपन ने रिट डालते हैं, अपने साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, वो अपन फंडामेंटल राइट के अंदर पढ़ेंगे, वो सारा अपन ने यूके से लिया है। तो यूके से समझ आ गया क्या क्या। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया। लेजिस्लेचर का मतलब आप समझ गए होंगे कि लॉ मेकिंग जो होता है उसमें प्रोसीजर होता है कि पहले वोटिंग होगी, फिर आपका सारा निर्णय लेखा जाएगा, फिर गिनती होगी कि क्या कितने लोगों ने हामी वोट दिया, कईयों में नो दिया। ये सारा जो प्रोसीजर है ना, वो अपन ने यूके से लिया है। थोड़ा सा ऐसा क्यों है? आप खुद ही देखो ना कि यूके, यूनाइटेड किंगडम वालों ने, ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर राज किया था, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी जो पार्लियामेंट है वो बनाई थी, वो वहां पे अपना डिस्कशन करते थे, तो वो का वो अपन ने सेम वहां से उठाया है। तो ये सारी की सारी चीजें यूके से ली गई है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा एक बार एक साथ कंक्लूड कर देता हूँ, नट शेल के अंदर बता देता हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गए, बाइकरेलिज्म हो गया, ड्यूल गवर्नमेंट हो गया, इसके साथ में सिंगल सिटीजनशिप हो गया, रिट्स हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया। ये सारा का सारा अपन ने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ब्रिटिशर्स से लिया है। अगले बात करते हैं कि पॉलिटी की बात करें, तो यहाँ पे देखिए कि पॉलिटी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखो। एक तो होता है लेजिस्लेचर, वो क्या करता है? लॉ को मेक करता है, जो कानून बनाते हैं ना लोकसभा राज्यसभा में बैठ के, वो होते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो एग्जीक्यूट कराएगा, जो नियम बन गया ना उसको करवाना पड़ेगा उसे, कि भैया देखो सुप्रीम कोर्ट का या ऑर्डर है या फिर ये कानून नया बना है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो कौन करवाएगा वो? जैसे मान लो चालान आ गया कि 10,000 रुपए का चालान कटेगा, अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है, तो वो चालान कटेगा कौन? पुलिस वाला काटेगा, ट्रैफिक पुलिस काटेगी।
तो एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ कौन होता है? ट्रैफिक वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वो एग्जीक्यूट करवाती है। वो एक होता है जुडिशरी, तो आप जानते ही होंगे, चेक्स द करेक्टनेस ऑफ लॉ, यानी कानून जो बना है क्या वो सही है गलत है, वो चेक करने का काम इंडियन जुडिशरी करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर ओनली एक ही है, कहाँ पे बैठता है? दिल्ली के अंदर। हाई कोर्ट कितने आप बताना कमेंट सेक्शन में। क्लियर हो गई ये सारी चीजें? आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अपन पढ़ लेते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज नॉट टेकन फ्रॉम यूएसए। देखो हमने बात की थी कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र है, किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है इसके ऊपर, तो वो तो कहां से ली थी अपन ने? यूएसए से ली थी। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब हो गया सभी की सहमति से एक निर्णय आने वाला है। वो हमने यूनिटरी फीचर में पढ़ा था इंडिया की। फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर पढ़े थे, उसके अंदर हमने देखा था। और यूनाइटेड फीचर, फेडरल फीचर कौन से थे? सर बीडीडब्ल्यू, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीजें पढ़ी थी। आई होप आपको याद होगी। आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यूएसए से क्या क्या लिया है, तो यूएसए से देखिए फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार होते हैं वहीं से लिए गए हैं। प्रियम्बल वहीं से लिया गया है। पावर और सेपरेशन ऑफ पावर, अलग अलग पावर, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा, लेजिस्लेचर अलग काम करेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा, ये इनके सभी को सेपरेट किया गया था। वो किस यहाँ कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फेडरल फीचर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी रहेगी, ये कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब आप समझ गए होंगे कि जो इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, हमने थोड़ी देर पहली बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब कोई कानून सही बना है कि नहीं बना है, तो वो रिव्यू लिया जाएगा, वो जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएसए से लिया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके बाद में हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। अब आपने सुना होगा कि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंटरी गवर्नमेंट है, वहां पर ट्रम्प राज कर रहा है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर मैन जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वो बोलेगा भाई ये होगा, जबकि प्रेसिडेंट तो क्या होते हैं? टेटोटल हेड होते हैं, इनको तो जो बोला गया वो ही करेंगे ये, अगर नहीं करेंगे तो इनको बदल दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को बदल दिया जाएगा, जैसे कि धनखड़ थे अभी चले गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे किसी प्रेसिडेंट को निकालना है, इम्पीच, इसका जो साइंटिफिक वर्ड है ना वो है इम्पीचमेंट, रिमूवल नहीं बोलते हम, ये पर क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है या रिमूवल है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा है ना? अच्छे का मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी है वो भी अपन ने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। तो दोबारा मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि फंडामेंटल राइट अपन ने वहां से लिए है, प्रियम्बल वहां से लिया है, सेपरेशन ऑफ पावर वहां से लिया है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहां से ली गई है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वहां से ली गई है, जुडिशियल रिव्यू वहां से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी वहां से लिया गया है, जैसे रूल ऑफ लॉ यूके से लिया गया था। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, ये अपन ने वहीं से लिया है। इसके अलावा इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट की कुर्सी और प्रेसिडेंट की कुर्सी को हटाना, दोनों ही यूएसए से है। और वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी भी हमने यूएसए से ली। क्लियर है? आपको गवर्नर वाला अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए कि गवर्नर वाला कहाँ से लिया था। आपको याद होगा कि गवर्नर अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 में लिया है, और ये सारा यूके का है। सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, रीट्स वाला, ये सारा का यूके से। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कनाडा से क्या लिया है। तो कनाडा से तीन चीजें ली हैं, एक तो फेडरलिज्म, ठीक है, सेंटर मोर पावरफुल। आपको पता है कि अपने पास में यूनाइटरी बेस, यूनाइटरी बाइस जो है वो गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कनाडा से लिया है ये सारा चीज फेडरलिज्म। सेंटर अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट, सॉरी, ये अपन ने किस फीचर के अंदर देखा था? यूनाइटरी फीचर के अंदर देखा था कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो सेंटर करता है। सेंटर बोलता है भैया तू उस स्टेट का या उस यूनियन टेरिटरी का गवर्नर बन जा, वो वहां से होता है। और जो रेसिड्यूरी पावर होता है, जैसे हमने तीन लिस्ट देखी थी, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और एक और बचती है वो रेसिड्यूरी लिस्ट, जिसके ऊपर पार्लियामेंट के पास ही ओनली अधिकार होता है बनाने का, वो भी अपन ने कनाडा से लिया है। तो सेंटर की जब भी बात आएगी ना, ये आप कनाडा को ऐसे याद करो, सी से सेंटर, सी से कनाडा। तो सेंटर की जब भी बात आएगी सेंटर गवर्नमेंट की, तो वो तीनों की तीनों कनाडा में रहेगी। जैसे फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है? सेंटर मोर पावरफुल होता है, सेंटर के अंदर अपॉइंटमेंट हो गया, और रेसिड्यूरी पावर यानी जिसके पास सेंटर के पास बनाने का ओनली जो शक्ति होती है उसके पास में, वो कनाडा से। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से।
जो अपना देश का प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है वो एडवाइजरी लेता है। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमने कनाडा से लिया। कनाडा से 3 1 और 4 हो गए टोटल। अच्छे से याद कर लो सेंटर के बारे में। सेंटर स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा, रेसिड्यूरी पावर होगा और एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। ये सारी चीज कनाडा से ली गई। क्लियर है। आगे तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लैंग्वेज जो ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट आई थी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों के पास होते हैं बनाने की पावर, वो वहां से ली गई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स का भी फ्रीडम जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा जॉइंट सिटिंग ऑफ जो 2 हाउसेस होती है, जॉइंट सिटिंग का मतलब समझ गए क्या कि कई बार लोकसभा से तो प्रस्ताव पास हो जाता है, राज्यसभा से नहीं निकलता। राज्यसभा में कोई कानून पास हो गया, लोकसभा वाले रोक के रख देते हैं, तो फिर उनकी जॉइंट मीटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग होती है, जिसको प्रिसाइड कौन करता है वो आपको बताना है। प्रिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट करेगा। अगर मान लो वो नहीं हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं करेगा। लोकसभा का क्या करेगा? लोकसभा का जो चेयरमैन होता है ना वो करेगा। वो अकबर आगे पढ़ेंगे भी। तो ऑस्ट्रेलिया से आपको और डिवीजन पावर बिटवीन सेंट्रल और स्टेट, ये भी जो पावर का डिवीजन होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये शायद आपको देखना पड़ेगा। तो आपको इसको याद करने का ट्रिक तो पहले देख लो क्या होता है कि एस का मतलब हो गया जॉइंट सिटिंग, टी आर के का मतलब ट्रेड हो गया और एल का मतलब क्या हो गया? लिस्ट हो गया। क्लियर है। आगे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आयरलैंड से क्या लिया है, तो आयरलैंड के अंदर छुपा हुआ देखो क्या क्या है। आर का मतलब क्या आ जाएगा अपने पास में? राज्यसभा की सीटें। अपने आपको पता है कई बार क्या होता है राज्यसभा की सीटें, अगर बात करें राज्यसभा जो है अपर पार्लियामेंट की बात करते हैं, अपर हाउस की बात करते हैं, तो अपर हाउस में क्या है? जैसे राजस्थान की 5 सीटें मिलेगी, यूपी की ज्यादा जनसंख्या तो यूपी की ज्यादा मिलेगी, बिहार की ज्यादा मिलेंगी। तो उनको कम करना है कि ज्यादा करना है, कम करना है या ज्यादा करना है, वो सारी चीज तो अलग बात हो गई। लेकिन आपको टोटल पता है राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें होती है? राज्यसभा के अंदर जो सीटें होती है उसमें जो 12 लोग होते हैं ना, उस 45 वाली बात बता रहा हूँ, जो 12 लोग होते हैं ना वो नॉमिनेट किए जाते हैं। वो नॉमिनेट किस बेस के ऊपर किए जाते हैं कि उन्होंने कोई अपने क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट काम किया कि नहीं किया। जैसे कि अभी पीटी उषा देखने को मिलेगी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जैसे देखने को मिलेगा, जिनको नॉमिनेट किया गया है कि आपने देश के लिए अच्छा काम किया, आप हमारे कानून बनाने के में भी हेल्प कीजिए। तो नॉमिनेशन ऑफ जो मेंबर हुआ है राज्यसभा के अंदर वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। टीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी जो है वो भी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होंगे, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा ना वो किस टाइप से होगा? वो भी आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड से 3 चीजें लिए वो आपको याद रखनी है। राज्यसभा का अंदर, अच्छा एक बात बताओ, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जब आप चुनाव जैसे चुनते हो लोगों को, तो वोट तो एक बार ही देते हो। लोकसभा में सारे के सारे 545 वाले चले जाते हैं, फिर वो यहाँ पर भेजते हैं कुछ लोगों को चूज करके। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा का। जैसे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वो लोकसभा के जो मिलते हैं लोग वो चुन चुन कर यहाँ पर राज्यसभा में फिर भेजते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों जो चीजें हैं वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। क्लियर हो गया। राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होगा, यानी जिन 12 लोगों को भेजा जाएगा वो तो आयरलैंड से है। और जो चुने जाएंगे वो तरीका कहाँ से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? वो साउथ अफ्रीका से लिया है। और साउथ अफ्रीका से एक चीज, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, वो भी कहाँ से? बिल्कुल आप कुछ लेके अमेंड करने की जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया अपन ने? तो साउथ अफ्रीका से लिए। इजी है, याद कर पाओगे। अगली लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जर्मनी, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नाम नहीं, अपन इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जर्मनी वाले का नाम है, क्या नाम है? वेइमार, वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रेसिडेंट पावर जो होती है वो इमरजेंसीज की बात करें, प्रेसिडेंट पावर का मतलब प्रेसिडेंट की पावर जो होती है ना इमरजेंसी होती है, वो जर्मनी से ली गई है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कई बार जब इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट सारे खत्म कर दिए जाते हैं 20 और 21 को छोड़ के। अब फंडामेंटल राइट का मतलब क्या हो गया? इस हमारा अधिकार है, लेकिन जब इमरजेंसी चल रही होती है बेटा तो उनको भी खत्म कर लेती है सरकार, ले लेती है वापस। आर्टिकल 20 और 21 के अंदर मतलब फंडामेंटल राइट 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे आपके ले लिए जाते हैं। तो वो भी अपने पास में किसके अंदर आएंगे? वो जर्मनी से लिए थे। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी के अंदर, तो इमरजेंसी वाला जब भी आए तो जर्मनी याद करना, जर्मन लोगों का याद करना कि वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगली बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से अपन ने क्या क्या लिया है? तो अपन ने बात की थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी।
ये सारा का सारा फ्रांस से लिया है। और रिपब्लिक सिस्टम है, यानी इंडिया के अंदर किसी का भी राज नहीं चलेगा, रिपब्लिक है। इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, इलेक्टेड है। वो कहाँ से लिया है अपन ने, फ्रांस से लिया है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक सिस्टम फ्रांस से लिया गया है। अब बोला सर जस्टिस कहाँ से लिया होगा, फिर जस्टिस की बात करें तो जस्टिस अपन ने जो लिया है, एक तो देखो यूएसएसआर वाला याद कर, ठीक है। यूएसएसआर के अंदर से जस्टिस थे, जस्टिस तीन टाइप का था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो वो आइडियाज जो भी थे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल के, वो अपन ने यूएसएसआर से लिया। यूनाइटेड सोवियत यूनियन जो था, जो रशिया बोल दिया जाता है, उनसे लिया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारा कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य जो बनते हैं, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, वो भी यूएसएसआर से दी गई है। और जो 5 ईयर प्लान था, बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं, लेकिन 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उसके बाद 2005 के अंदर इसको चेंज करके नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था। 1951 में स्टार्ट हुआ था पहला 5 ईयर प्लान, तो वो वाला भी यूएसएसआर से लिया था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, लेकिन लिया कहाँ से गया था, जो नॉर्मली पूछ ले तुम्हें पता होना चाहिए कि यूएसएसआर से लिया था। उसके बाद जापान जो कि लास्ट है, प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। ये जो अपन ने लिया है, जो प्रोसीजर होता है इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ वाला, तो जापान से लिया था। आर्टिकल 21 क्या करता है, राइट कैन नॉट बी स्नैच्ड बाय पार्लियामेंट एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ। यानी आर्टिकल 21 को आप छीन नहीं सकते। ये किसका होता है आर्टिकल 21, जिंदा रहने का राइट होता है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ जो होता है उसको छीन नहीं सकते हैं, अगर पार्लियामेंट ने इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं बनाया। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो आपको जर्मनी वाला, फ्रांस वाला, यूएसआर, ये जितने भी कंट्रीज हैं जिनकी अपन ने बात की, लगभग 7 से 8 कंट्रीज की जो बात की है, उनसे अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या एड ऑन किया है, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। आई होप आपको प्रियम्बल और सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पेपर के अंदर इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, आपको इनको बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से याद करना है। और डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ में इंग्लिश और मैथमेटिक्स की क्लासेस को भी फॉलो कीजिए, ताकि आपके एनडीए के स्कोर के अंदर बूस्ट आए और आप अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।